बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। नाज़रीन मोहतरम, इस मिशन की आप इससे पहले एक किस्त सुन चुके हैं और अब दूसरी किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे उस पर गुस्सा तो आया था, लेकिन फिर सोचा कि उसने अलग रहकर अक्लमंदी का सबूत दिया था। अगर वो मुदाखलत करता तो उसका हशर भी मुझसे मुख्तलिफ ना होता। जीप बंद के एक इलाके में एक शॉपिंग सेंटर के करीब रुक गई। पुराने शहर में हंगामे का असर यहाँ भी हुआ था और बहुत सारी दुकानें बंद थी। पुलिस और फौजियों का गश्त यहाँ भी जारी था। वो पुलिस ऑफिसर हमें जीप से उतारकर एक क्लिनिक में ले गया, जिसके दरवाजे के ऊपर डॉक्टर गुलाम नबी के नाम का बोर्ड लगा हुआ था। पुलिस ऑफिसर मुझे डॉक्टर के हवाले करके चला गया। उसने डॉक्टर को हिदायत कर दी थी कि हमसे कोई फीस ना ली जाए। क्लिनिक में इस वक्त 2-3 मरीज और भी थे, लेकिन डॉक्टर फौरन ही मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। मेरा निचला ऊंट फट गया था, नाक से खून बह रहा था, जिस्म के हर हिस्से पर टिसें उठ रही थी, बाएं कंधे में ज्यादा तकलीफ थी। आधे घंटे बाद हम क्लिनिक से बाहर निकले तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द की लहरें उठ रही थी। डॉक्टर ने अगर मुझे दर्द दूर करने की 2 गोलियां खिला दी थी, लेकिन फौरी तौर पर दर्द में कोई फाका नहीं हुआ था, बल्कि तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। हम तकरीबन 1 घंटे तक मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में चलते रहे। इस इलाके में बड़े बड़े आलीशान बंगलों और चिमचिमाती कारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी ने इन दौलतमंदों की जिंदगी को किसी पहलू से भी मुतासर नहीं किया था। वो पहले भी ऐश कर रहे थे और आज भी सुकून इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे हैं। आग और खून का खेल तो गरीबों का मुकद्दर बन चुका है। आज़ादी की लगन तो उन्हीं लोगों के है जो एक वक्त की रोटी से भी महरूम है, जो अपना हक हासिल करने के लिए हिंदू साम्राज्य को वादी से निकालना चाहते हैं। यही लोग सरों पर कफन बांधकर और जान हथेली पर रखकर फिर रहे हैं। यही लोग भारतीय दरिंदों के जुल्म तशद्दुद का शिकार होते हैं। यही दीवाने गोलियों की बाढ़ अपने सीनों पर रोकते हैं। इन्हीं के घरों को जलाकर राख कर दिया जाता है, उन्हीं के बच्चों को चीर कर फेंक दिया जाता है और उन्हीं की औरतों की बेहुरमती की जाती है। कोई दौलतमंद मुजाहिदीन की किसी तहरीक में शामिल नहीं, उनके नर्म और गुदाद हाथों में कभी राइफल नहीं देखी गई। ये लोग घरों से निकलते हैं तो दर्जनों गार्ड इनकी हिफाजत करते हैं। ये सिर्फ दौलत समेटते हैं और बयानात जारी करते हैं। हम श्रीनगर क्लब के पीछे से होते हुए एक और सड़क पर मुड़ गए और तकरीबन 20 मिनट तक मुख्तलिफ गलियों में चलते रहने के बाद एक बंगले के गेट में दाखिल हो गए। गेट की दूसरी तरफ तकरीबन 5000 मुरब्बा गज खुली जगह थी, जिसमें सेब अखरोट के लातादाद दरख्त थे। खुदरू झाड़ियों और बेतरतीब घास से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस जगह की देखभाल पर तवज्जो नहीं दी जाती। उस तरफ बंगले की इमारत थी। इमारत की हालत देखकर उसे बड़ी आसानी से आसारे कदीमा में शुमार किया जा सकता था। बरसों पहले शायद रंग और रोगन किया गया होगा। अब तो दीवारों का प्लस्तर भी जगह जगह से उखड़ा हुआ था। बरामदे के सामने अखरोट के 2 बहुत ऊंचे दरख्त थे, जिनकी घनी शाखों ने बंगले की छत पर साया कर रखा था। बरामदे के सामने 3 कुशादा सीढ़ियां थी। सीढ़ियों और बरामदे का फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ था। बरामदे के स्तूनों का प्लस्तर भी उखड़ा हुआ था। बरामदे में हमारा इस्तकबाल एक बूढ़ी औरत ने किया। गुलनाज के साथ मुझे और सुल्तान को देखकर वो चौंके बगैर न रह सकी। मेरे ऊँट और नाक पर बैंडेज देखकर उसकी आंखों में तशवीश उभर आई। वो हमें एक कमरे में ले गई, जहाँ बिछी हुई दरी पर 2 आदमी बैठे हुए थे। वो हमें देखते ही उठ खड़े हो गए। उनमें से एक की दाढ़ी, सर के बाल भी बेतहाशा बढ़े हुए थे। सर पर चित्राली टोपी थी। उसने सुरमई रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी और ऊपर स्याह रंग की बास्केट थी। उसके करीब ही फर्श पर सब मशीन गन और गोलियों से भरा हुआ बेल्ट रखा हुआ था। वो अपने मुजाहिदीन की तंजीम का कमांडर अब्दुल रशीद अब्बास था। उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं थी। दूसरे की उम्र भी 25-26 के लगभग थी। वो क्लीन शेव था। कमांडर रशीद कई मरतबा सोपुर आ चुका था। उसने फौरन ही मुझे पहचान लिया। मेरी हालत देखकर उसकी आंखों में तशवीश उभर आई। क्या हुआ इसे? इसकी ये हालत कैसी हुई? उसने पूछा। बताती हूँ, गुलनाज दरी पर बैठते हुए बोली। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर जीरो ब्रिज पर पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी, मेरे पास पिस्तौल होता तो उसकी खोपड़ी में सुराख कर देती, लेकिन अफसोस तो यही हुआ कि उस वक्त मैं खाली हाथ थी। घबराओ नहीं शमरोज, कमांडर रशीद मेरी तरफ देखते हुए बोला। तुम पर भारतीय बेड़ियों का ये पहला हमला है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका बदला तो मैं लूंगा, लेकिन तुम इस मार को नहीं भूलोगे, एक एक चोट को याद रखोगे। अब वो वक्त आ गया है कि तुम भी हाथ में राइफल उठा लो। हाँ,
अब मुझसे भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, मैंने जवाब दिया। हम बातें कर रहे थे और गुलनाज ने अपनी चोगानुमा कमीज के अंदर हाथ डालकर नोटों के बंडल कमांडर रशीद के सामने रख दिए। मुझे हैरत हुई कि उसने नोट कहाँ छुपाए थे, हालांकि मेरे सामने फौजी ने तलाशी ली थी। गुलनाज ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने नोट लिबास में कहाँ छुपाए थे। सुबह जब मैं गई थी तो शहर के हालात बिल्कुल पुरसुकून थे। गुलनाज ने कमांडर रशीद की तरफ देखते हुए कहा, क्या गड़बड़ हो गई? पुराने शहर में हंगामे हो रहे हैं। उन हंगामों की वजह से ही मुझे यहाँ आना पड़ा और अपना एक आदमी भी लारी अड्डे पर भेज दिया था ताकि तुम्हें उस तरफ जाने से मना कर दिया जाए, कमांडर रशीद ने कहा। पुलिस ने आज सुबह सवेरे स्टूडेंट लीडर अब्दुल शकूर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। 10 बजे के करीब ये खबर फैल गई कि उसे फौजी कैंप में तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया है। स्टूडेंट्स ने एहतजाजी जुलूस निकाला तो पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और फिर गोली चला दी, जिससे 2 लड़के और शहीद हो गए। पुराने शहर में अभी हंगामे हो रहे हैं, लेकिन कल के लिए पूरी वादी में हड़ताल की काल दे दी गई है। ये लड़के, उसने मेरी और सुल्ताना की तरफ देखा, ये दोनों भी 3-4 दिन तक वापस नहीं जा सकेंगे, इन्हें यही रहना होगा। मैं आज मौलवी रसूल बख्श को पैगाम भिजवा देता हूँ कि वो परेशान ना हो। इसी दौरान उस बूढ़ी औरत ने हमारे सामने लाकर चाय रख दी। कश्मीरी चाय का कुछ अपना ही मजा होता है, लेकिन मुझे एतराफ करना पड़ा कि ऐसी खुश जायका और लजीज चाय मैंने इससे पहले कभी नहीं पी थी। अम्मा फातिमा, याकूब कहाँ है? कमांडर रशीद ने बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए पूछा। बाहर गया हुआ है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, फातिमा ने जवाब दिया। वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना, कमांडर रशीद ने कहा। बूढ़ी फातिमा के जाने के थोड़ी देर बाद गुलनाज भी खाली प्यालियां लेकर कमरे से चली गई। कमांडर रशीद हमसे बातें करने लगा। वो वादी के मुख्तलिफ इलाकों में दरिंदा सिर्फ भारतीय फौजियों के जुल्मों तशद्दुद की बातें सुना रहा था। ये कोई फर्जी या मनगढ़ंत कहानियां नहीं थी, सब कुछ उसी तरह हो रहा था जिस तरह कमांडर रशीद बता रहा था। उसकी एक मिसाल तो मैं खुद था, जिसे उसके सामने भेड़िया सिफ्त ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। मेरा जुर्म क्या था? मैंने उसे एक औरत को छूने से मना किया था, और आज सुबह पुराने शहर में होने वाले हंगामे फौजियों ने एक स्टूडेंट को तशद्दुद करके हलाक कर दिया था। एहतजाज करने पर 2 और लड़कों को गोलियों से उड़ा दिया गया था। ये बात अब मेरी समझ में भी आ गई थी कि जुल्म मजलूम को सर उठाने पर क्यों मजबूर कर देता है। और यहाँ तो बात ही कुछ और थी, आजादी की तड़प थी। मैंने जब से होश संभाला था यही सब कुछ देखता हुआ आ रहा था। मेरे अंदर बचपन से जो चिंगारी सुलग रही थी वो अब शोला बनकर भड़कने वाली थी। मेरी नाक और ऊँटों पर बैंडेज, जिस्म के हर हिस्से में उठने वाली टेसें मेरे जोश और जज्बे को महमीज कर रही थी। कमांडर रशीद ने ठीक कहा था, मुझे ये चोटें याद रखनी होगी और इनका दर्द महसूस करना होगा। अब वक्त आ गया है कि मैं भी हाथों में राइफल उठा लूं। आधे घंटे बाद एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो फातिमा का शोहर याकूब था। कमांडर रशीद ने उसे ये पैगाम देकर सौंप और भेज दिया कि मैं और सुल्तान 3-4 दिन तक यहीं रहेंगे। हमारे घर वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं। याकूब उसी वक्त रवाना हो गया। मैं इस वीरान बंगले के बारे में सोच रहा था और जब मैंने कमांडर रशीद से पूछा तो उसने बताया कि ये वसी और अरीज बंगला 2 दौलतमंदों के दरमियान झगड़े की बुनियाद बना हुआ है। उनमें एक हिंदू सेठ है और दूसरा मुसलमान। उनमें पिछले 10 साल से बंगले की मलकियत का मुकदमा चल रहा है। अदालत ने ये बंगला अपनी तहवील में ले रखा है। याकूब इस बंगले का चौकीदार है जो 10 साल से यहाँ रह रहा है। वो मुजाहिदीन की बाज़ तंजीमों के लिए इन्फॉर्मर का काम भी करता है। मुजाहिदीन उससे मिलने के लिए यहाँ भी आते रहते हैं। किसी को आज तक याकूब या उसके मेहमानों पर शुबा नहीं हो सका। इसी तरह ये वैरान बंगला मुजाहिदीन की खसूसी कमांडर रशीद की तंजीम की सरगर्मियों का मरकज भी बना हुआ है। कमांडर रशीद के इस खुफिया ठिकाने के बारे में उसके 2-4 आदमी ही जानते थे, और फिर ये कोई एक खुफिया ठिकाना नहीं था। शहर के अंदर गिरदोनवा में कई ऐसी जगह थी जिन्हें वो जरूरत के वक्त इस्तेमाल करते थे। कमांडर रशीद उस वक्त बंगले से चला गया था। मेरे और सुल्तान के अलावा इस बंगले में गुलनाज फातिमा रह गए थे। याकूब सोपुर चला गया और कल दोपहर से पहले उसकी वापसी की तवक्को नहीं थी। वो रात मैंने बड़ी अजियत में गुजारी। मेरे जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे और दर्द की टेसें उठ रही थी। गुलनाज ने मदरूब जगहों पर मालिश भी कर दी थी और डॉक्टर की दी हुई गोलियां भी खिला दी थी, मगर तकलीफ थी कि कम ही नहीं हो रही थी। गुलनाज और फातिमा रात भर मेरे पास बैठी रही। सुल्तान भी खासा परेशान था। याकूब अगले रोज दोपहर के बाद वापस आया था। उससे बाहर के हालात भी मालूम हुए। पूरी वादी में हड़ताल थी। श्रीनगर शहर में जगह जगह पुलिस और स्टूडेंट में झड़पें हो रही थी।
मुजाहिदीन भी इस लड़ाई में शामिल हो गए थे। श्रीनगर से 32 मील दूर बारामूला शहर में 2 पुलिस वाले और 3 फौजी मुजाहिदीन के हाथों मारे गए थे, जिस पर फौजी मजीद मुश्तइल हो गए थे। वो मुजाहिदीन की तलाश में घरों में घुसकर औरतों, बच्चों और बूढ़ों को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। हंगामे बढ़ते जा रहे थे। 4 दिन बाद कुछ सुकून हुआ तो सुल्तान को याकूब के साथ सौंप और भेज दिया गया। मुझे तकलीफ की वजह से इसी बंगले में रोक लिया गया था। मैं मजीद एक हफ्ता इसी बंगले में रहा। इस दौरान कमांडर रशीद 2 मरतबा थोड़ी देर के लिए वहां आया था। गुलनाद हर लिहाज से मेरा ख्याल रखे हुए थी। वो दिन में 2-3 मरतबा हल्दी तेल से मेरी मालिश करती रही, जिससे मेरी अंदर की चोटें ठीक हो रही थी और तकलीफ भी बतदरीज कम होती जा रही थी। और फिर एक रोज कमांडर रशीद मुझे अपने साथ ले गया। उस रोज श्रीनगर शहर के हालात किसी कदर पुरसकून थे। दूर तक दरिया के साथ साथ खेतों में चलते रहे और बिलाखिर एक जगह रुक गए। 1 घंटे बाद एक और आदमी वहां पहुंच गया। वो कुछ देर तक सरगोशियों में कमांडर रशीद से बातें करता रहा। फिर हम उसके साथ चल पड़े। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर 2 घंटे चलने के बाद हम फिर एक जगह पर रुक गए, जहां 2 आदमी हमारे मुंतजिर थे। क्या रिपोर्ट है बाले? कमांडर रशीद ने अलग सलग के बाद उनमें से एक के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। खबर है कि भारतीय फौजियों का एक कांवॉय आज रात गुलमर्ग की तरफ जाने वाला है। कमांडर फैज अली ने उस फौजी काफिले पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है। उसने पैगाम भेजा था कि आपको इतला दे दी जाए। बाले ने जवाब दिया। कमांडर फैज अली कहाँ है? उसके साथ कितने आदमी हैं? कमांडर रशीद ने पूछा। वो 8 मुजाहिदों के साथ पॉइंट 3 पर आपका मुंतजिर है, बाले ने कहा। फौजी कांवॉय के बारे में कोई इतला? गाड़ियों और फौजियों की तादाद क्या है? कमांडर रशीद ने पूछा। ये सारी तफसीलात आपको कमांडर फैज अली से ही मालूम होगी, बाले ने जवाब दिया। वैसे मैं इतना जानता हूँ कि वो फौजी काफिला रात 8 बजे वहाँ से गुजरने वाला है। कमांडर रशीद इस मर्तबा फौरी तौर पर जवाब देने की बजाय चंद सेकंड तक कुछ सोचता रहा। उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभर आई थी। ठीक है, वो कुछ देर बाद बोला। तुम्हारी फटफटी कहाँ है? वो उधर उस चट्टान के पीछे दरख्तों के नीचे खड़ा है। बाल ने एक तरफ इशारा किया। कमांडर रशीद ने दूसरे जवान को कुछ हदायत देकर वहां से रुखसत कर दिया और हम बाले के साथ उस चट्टान की तरफ चल पड़े। मैं चलते हुए बार बार कनखियों से बाले की तरफ देख रहा था। उसकी उम्र 20-21 साल रही होगी। सर के बाल और शेव बड़ा हुआ था। कद में वो मुझसे थोड़ा ही निकलता हुआ था, लेकिन सेहत काबिल रश्क थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि कश्मीर के ये बेटे वादी के सपूत जो वादी में भारतीय गासबों से बरसरे पैकार थे, कई वक्त फाकों में गुजार देते थे। अपने घरों को तो शायद वो भूल ही गए थे। उनके दिन भारतीय बेड़ियों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयों में और रातें खुले आसमान तले गुजरती थी। वादी में फैली हुई छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले लोग उनकी मदद करते थे, लेकिन वो कभी किसी जगह टिक कर नहीं रहे थे। आज यहाँ कल वहाँ वो भारतीयों के लिए छल्लावा थे, जो अचानक किसी जगह नमूदार होते और किसी फौजी कैंप या फासले पर तबाही नाजल करके आनन फानन गायब हो जाते। वो चट्टान वहां से तकरीबन 200 गज दूर थी। हम उसके ऊपर से घूमते हुए चनार के दरख्तों के एक झुंड में पहुंच गए, जहाँ एक पुरानी सी मोटरसाइकिल खड़ी थी। हम तीनों उस पर बैठ जाएंगे ना? कमांडर रशीद ने करीब पहुंचकर सवालिया निगाहों से बाले की तरफ देखा। इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया कमांडर, बाले ने मोटरसाइकिल की सीट पर हाथ मारते हुए कहा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मोटरसाइकिल को स्टैंड से उतार कर किक लगाई। मोटरसाइकिल पहली किक पर स्टार्ट हो गई। वो मोटरसाइकिल पर आगे को होकर इस तरह बैठ गया कि पेट्रोल वाली टैंकी आधी से ज्यादा इस तरह छुप गई। चल भाई शमरोज, बैठ जाओ। कमांडर रशीद ने मुझे इशारा किया। आज इस फटफटी का भी इम्तिहान है और तेरा भी। मेरे पूरे जिस्म में सिनसिनी की एक लहर दौड़ गई। दिमाग में सिनसनाहट सी होने लगी। उनकी बातों से तो मैं समझ गया था कि किसी छापामार कार्रवाई का मंसूबा बनाया जा रहा है, और ये सोचकर मैं अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा था कि मैं भी उस मार्के में हिस्सा लेने वाला हूँ। मैं बाले के पीछे बैठ गया और कमांडर रशीद मेरे पीछे। बाले के गले में ऑटोमेटिक राइफल लटकी हुई थी, जिसकी नाल मेरे चेहरे के ऐन सामने थी। मैं उस फुलादी नाल को देखते हुए सोच रहा था कि इससे निकलने वाली गोलियों ने अब तक कितने भारतीय सुरमाओं को ढेर किया होगा। मोटरसाइकिल हरकत में आ गई और पथरीले रास्तों पर उछलती हुई आगे बढ़ने लगी। कुछ देर तक हम दरिया के साथ साथ चलते रहे और फिर मोटरसाइकिल का रुख चट्टानों की तरफ मुड़ गया। एक तो रास्ता गैर हमवार था और पथरीला था, और सितम ये कि मोटरसाइकिल पर हम 3 आदमी सवार थे, इसलिए रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं थी। मोटरसाइकिल की आवाज चट्टानों में बादगश सी पैदा कर रही थी और मैं दूर बुलंद पहाड़ियों पर कितार दर कितार इस्तादा चनार के फलकबूस दरख्तों को देख रहा था।
उन दरख्तों को देखकर लगता था जैसे वादी के मुहाफिज चाको चौबंद और मुस्तैद खड़े हों। मैं भी चेशन तसव्वुर से अपने आप को एक ऐसे मुजाहिद के रूप में देख रहा था जो दोनों हाथों में राइफल थामे अपनी जान की परवाह किए बगैर गोलियां बरसाते हुए दुश्मन की सफों में घुसता चला जा रहा हो। ये सोच ही सिंथनी खेल थी कि आज मैं भी एक मुजाहिद की तरह वादी के दुश्मनों पर मौत बरसाने जा रहा था। राइफल मेरे लिए अजनबी नहीं रही थी। मुजाहिदीन किसी कार्रवाई के बाद पनाह लेने के लिए हमारे गांव में आते रहते थे। मैं उनसे राइफल चलाना सीख ली थी। कमांडर रशीद भी कई मरतबा हमारे गांव आ चुका था। सबसे पहले उसने मुझे राइफल उठाना सिखाई थी। उसने बताया था कि मैगजीन किस तरह लोड किया जाता है, निशाना किस तरह लिया जाता है और ट्राइगर कैसे दबाया जाता है। और आज वही कमांडर रशीद मुझे एक महाज पर लिया जा रहा था। मोटरसाइकिल पथरीले रास्तों पर उछलती हुई चलती जा रही थी और मैं तसव्वुरात में दुश्मन पर बिजली बनकर टूटता रहा और फिर मेरे तसव्वुरात का ये तसलसल टूट गया। मोटरसाइकिल इस कदर जोर से उछली कि मैं झटका लेने से एक तरफ झुकता चला गया। मेरे पीछे बैठा हुआ कमांडर रशीद अगर मुझे ना संभाल लेता तो मैं उसे भी साथ लेकर नीचे गिरता। हमें उन पहाड़ियों में सफर करते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। एक मौके पर हम पहाड़ियों से बाहर आ गए। दाएं तरफ नशेब में फैली हुई वादी में बल खाती हुई एक सुरमई सी लकीर चमक रही थी। ये वो सड़क थी जो श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ चली गई थी। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा गुलमर्ग के बारे में बताता चलूं। श्रीनगर से 32 मील दूर शमाल मगरब में सतह समंदर से 860 फीट की बुलंदी पर यह नहायत खूबसूरत वादी है। कुछ अर्सा पहले तक ये खूबसूरत वादी भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। कोई भी भारतीय फिल्म कश्मीर में शूटिंग किए बगैर मुकम्मल नहीं समझी जाती थी। लेकिन जब तहरीके आजादी ने जोर पकड़ा तो हिंदुस्तानी स्याहों और फिल्म इंडस्ट्री वालों ने कश्मीर का ख्याल जहन से निकाल दिया। गुलमर्ग में भारतीय फौज की एक छावनी भी थी। पहले ये छावनी बहुत महदूद हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे मुजाहिदीन की सरगर्मियां बढ़ती गईं, ये छावनी भी फैलती गई। श्रीनगर और गुलमर्ग के दरमियान फौजी काफिलों की आमदोरफ्त जारी रहती थी। ये काफिले आम तौर पर दिन के वक्त सफर करते थे। रात के वक्त भारतीय फौज का कोई काफिला एक जगह से दूसरी जगह सफर नहीं करता था। लेकिन पिछले 2-2.5 महीनों से इस इलाके में मुजाहिदीन की कोई कार्रवाई देखने में नहीं आई थी और शायद यही वजह थी कि अब कश्मीर में हाई कमान ने रात के वक्त भी इस तरह कोई काफिला भेजने का प्रोग्राम बनाया था जिसकी इतला मुजाहिदीन को मिल गई थी। तकरीबन आधे घंटे तक मजीद सफर करने के बाद बाले ने मोटरसाइकिल एक चट्टान के पीछे ले जाकर दरख्तों में रोक ली। यहाँ शफाफ पानी की एक नदी भी बह रही थी। कमांडर रशीद के फौरन बाद मैं भी मोटरसाइकिल से उतर गया। मैं इस किस्म के सफर का आदी नहीं था। मुसलसल झटकों और सीधा बैठे रहने से मेरी कमर अकड़ गई थी। कमांडर रशीद ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मेरी पीठ थपथपाने लगा। ऐसी बातों का आदी हो जाऊंगा फिर कोई तकलीफ नहीं महसूस होगी। मैंने अपने कंधे पर लटकी हुई सब मशीन गन दुरुस्त करते हुए कहा। बाले ने मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी कर दी और हम उसकी रहनुमाई में चलते हुए एक तंग से रास्ते में दाखिल हो गए। रास्ता बदतरीज बुलंदी की तरफ चला गया था। मैं उन्हीं वादियों में फैला था। पहाड़ी रास्तों की ऊंच नीच मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती थी। मैं बेतकान चलता रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद हम एक ऐसे गार के दाने पर पहुंच गए जो बहुत बड़े पत्थरों दरख्तों से ढका हुआ था और इर्द गिर्द ऊंची झाड़ियां थी। गार का दाना इस तरह छुपा हुआ था कि उसे ना तो फिजा से देखा जा सकता था और ना ही वादी से। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त सपहर के 4 बज रहे थे। चट्टानों पर धूप चमक रही थी। हम जैसे ही गार के करीब पहुंचे 2 आदमी कहीं से निकलकर सामने आ गए। उन दोनों के पास सब मशीन गन थी और दोनों के हुलिये भी बाले से मुख्तलिफ नहीं थे। बड़े हुए शेव, लंबे और बेतरतीब बाल और लिबास भी खासे मैले और मसले हुए थे। अंदाजा लगाया जा सकता था कि कई दिनों से ये कपड़े उनके जिस्मों से जुदा नहीं हुए थे। लेकिन उन्हें ना तो कपड़ों की परवाह थी और ना अपने होलियों की। उन्हें अपने आप से नहीं, अपने काज से मोहब्बत थी। कश्मीर की आजादी इस वादी जन्नत नदीर को गासिब और दरिंदा इस फितरत हिंदुओं के नापाक वजूद से पाक करना उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो अपनी जानें तो कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस काज से मुंह न मोड़ेंगे। उन दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से हम तीनों से हाथ मिलाया। फिर एक तो वहीं खड़ा रहा और दूसरा हमें इशारा करता हुआ गार में दाखिल हो गया। ये तंग सा गार था जो कई फुट तक सीधा चला गया था। आगे किसी जगह मध्यम सी रोशनी हो रही थी और उसी जगह से ये गार दाईं जानिब मुड़ गया था। उस तरफ से ये गार खासा कुशादा था। उस गार को देखकर मैं हैरान हुए बगैर ना रह सका। फर्श पर 2-3 चटाइयां बिछी हुई थी। एक तरफ बड़े से पत्थर पर रखा हुआ स्पिरिट लैंप मुसलसल जल रहा था
उसके करीब ही मिट्टी के तेल का एक चूल्हा और कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए थे। 3 कनस्तर और कुछ डब्बे भी रखे हुए थे जिनमें गालबन राशन था। एक कोने में लकड़ी की 3 पेटियां भी रखी हुई थी। वो 7 आदमी थे जो चट्टानों पर नीम दराज थे या बैठे हुए थे। उनका असला भी उनके करीब ही पड़ा हुआ था। वो सब हमें देखकर उठ गए और बड़ी गर्मजोशी से हम तीनों से हाथ मिलाया। मैंने कमांडर फैज अली को पहचान लिया। वो सेहतमंद और दराज कामद आदमी था। बाल और शेव बड़ा हुआ था, आंखों में सुर्खी थी जैसे कई रातों से ना सोया हुआ हो। कमांडर फैज अली भी कई मरतबा हमारे गांव आ चुका था। मुझसे हाथ मिलाते उसने मुझे खींचकर अपने साथ लगा लिया। तो मौलवी रसूल बख्श का बेटा भी हमारी सब में शामिल हो गया। हाँ भाई, अब ये इस काबिल हो गया कि धरती के दुश्मनों पर कारी ज़र्ब लगा सके। कमांडर रशीद ने जवाब दिया, हमें ऐसे नौजवानों की जरूरत है जिनमें दुश्मन की आंखों में आंखें डालने का हौसला हो, और इसमें वो तमाम सिफात मौजूद हैं जो एक मुजाहिद में होनी चाहिए। माशाअल्लाह, कमांडर फैज अली बोला। अपने बारे में कमांडर रशीद की राय जानकर जो खुशी हुई उसका अंदाजा सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। हम लोग चट्टानों पर बैठ गए। ये मुजाहिदों की जिंदगी थी। यहाँ ना कोई बिस्तर था ना कोई दूसरी आसाइश। पथरीला फर्श ही उनका बिस्तर था। कमांडर फैज अली ने एक लड़के को इशारा किया। उसने उठकर मिट्टी के तेल वाला चूल्हा जलाया और केतली में चाय का पानी रख दिया। केतली धुएं से बिल्कुल स्याह हो रही थी। कमांडर रशीद फैज अली को श्रीनगर के हालात से आगाह कर रहा था। मैं उनकी बातों से अंदाजा लगा रहा था कि फैज अली न सिर्फ श्रीनगर बल्कि वादी के दूसरे इलाकों के हालात से भी बाखूबी वाकिफ था। उन दिनों अनंतनाग और पहलगाम की तरफ भारतीय फौजियों और मुजाहिदीन की कुछ झड़पें हो रही थी। उनके बारे में उसे पूरी मालूमात हासिल थी कि इस झड़प में भारतीयों का कितना नुकसान हुआ, कितने फौजी मुजाहिदीन के हाथों जहन्नुम वासूल हुए और कितने मुजाहिदीन ने जामे शहादत नोश किया। मैं बड़े गौर से उनकी बातें सुनता रहा। इसी दौरान चाय भी तैयार होगी। बगैर दूध का कहवा बड़े नापतोल से बनाया गया था और बेहद खुश जायका था। हाँ बताओ, क्या सूरत हाल है? वो फौजी कानवाय किस वक्त पहुंच रहा है और उसमें कुछ क्या शामिल है? कमांडर रशीद ने कहवे की चुस्की लेते हुए पूछा। गोला बारूद से भरे हुए 4 ट्रक, जिनकी हिफाजत के लिए 2 ट्रकों पर मुसल्ला फौजी भी होंगे। एक ट्रक आगे और एक पीछे। उन दोनों ट्रकों पर लाइट मशीन गन्ने फिट होंगी। कमांडर फैज अली ने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, पहले इतला ये थी कि ये काफिला 8 बजे यहाँ से गुजरेगा, लेकिन अब ताज़ा तरीन इतला ये है कि वो काफिला रात को ठीक 12 बजे श्रीनगर छावनी से रवाना होगा और 1 बजे के करीब उस जगह से गुजरेगा। मुसद्दका इतला है, फैज अली ने जवाब दिया। काफिले के आगे पीछे 2 ट्रकों पर 24 फौजी होंगे, 12 आगे वाले ट्रक पर और 12 पीछे वाले ट्रक पर। तुमने हमले के लिए कौन सी जगह मुंतखब की है? कमांडर रशीद ने पूछा। यहाँ से 4 मील आगे तकरीबन 150 गज तवील एक तंग सा रास्ता है जिसके इख्तिताम पर बरसाती नाले का पुल है, फैज अली ने जवाब दिया। हम उस काफिले को उस तरफ में घेर लेंगे, इस तरह उन्हें आगे या पीछे जाने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा आइडिया है, कमांडर रशीद ने सारी लाया। लेकिन क्या तुम्हारे पास आदमी कम नहीं है? हम 8 लोग हैं और 3 आप, फैज अली ने जवाब दिया। हमारा हर मुजाहिद 10-10 भारतीय फौजियों पर भारी है। तुम जानते हो हम नफरी को कभी खातर में नहीं लाते। जंग के लिए नफरी से ज्यादा जज्बे और शौके शहादत की जरूरत होती है और हमारा हर मुजाहिद इस जज्बे से सरशार है। तारीख गवाह है कि इस वादी में मुट्ठी भर मुजाहिदों ने अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को खाको खून में लुटाया है। जानता हूँ मेरे भाई, कमांडर रशीद ने कहा। ये जज्बा जिहाद और आज़ादी की लगन ही तो हमें आगे बढ़ा रही है। अगर ये लगन और जज्बा ना होता तो तहरीक बहुत अरसा पहले दम तोड़ चुकी होती। लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं जब हम उन गाज़ियों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे इंशाअल्लाह। करीब बैठे हुए मुजाहिदीन ने बायक ज़बान कहा, आप सब लोग एक बात सुन लें। फैज अली ने मुजाहिदीन की तरफ देखते हुए कहा, कानवाय पर हमले की मंसूबाबंदी उस जगह पहुंचकर की जाएगी और आप सब लोग कमांडर रशीद के अहकामात के पाबंद होंगे और इस मुहिम में जामे शहादत नोश करने वाला हम में से सबसे ज्यादा खुश नसीब होगा। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और फिर बोला, एक बात आप सब लोग जानते हैं कि ये जंग हम अपने किसी जाती मफाद के लिए नहीं लड़ रहे। हम आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, वो जंजीरें तोड़ देना चाहते हैं जिनमें हमें बरसों से जकड़ रखा गया है। हम आज़ाद पैदा हुए हैं और आज़ाद ही रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकती। वो एक बार फिर खामोश हो गया। उसकी नजरें मुजाहिदीन के चेहरों पर फिसल रही थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसकी आवाज मेरी समाज से टकराने लगी। वो कह रहा था, हिंदू बनिए ये समझ बैठे हैं कि ताकत के बलबूते पर हमें अपना गुलाम बना लेंगे। हमारी कौम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बच्चों और बूढ़ों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है।
नौजवानों को गोलियों से छीलनी किया जा रहा है और हमारी माओ और बहनों की असमतें तार तार की जा रही हैं। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं होने दिया जाएगा। माओ और बहनों के दुपट्टों की तरफ उठने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। हमारे नौजवान अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन के सामने सीना सुपर हो रहे हैं। नफरी और सामान के हवाले से हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हमारे पास जिहाद का जज्बा है, शौके शहादत है और आजादी की लगन है। यही हमारे वो हथियार हैं जिनका दुश्मन मुकाबला नहीं कर सकता। इसी जज्बे ने हमें पहले भी कामयाबियां बख्शी हैं और आज भी हम कामयाबो कामरान होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरे मुंह से भी बेइख्तियार निकला, एक बात और। कमांडर फैज अली बोला, इस कार्रवाई के बाद कम अज कम एक हफ्ते तक कोई इस तरफ का रुख नहीं करेगा। ये गार हमारे चंद महफूज तरीन ठिकानों में से एक है। मैं नहीं चाहता कि ये दुश्मनों की नजरों में आ जाए। कार्रवाई की तकमील के बाद सब लोग मुख्तलिफ इलाकों में निकल जाएंगे और आज से ठीक 8वें दिन हम यहाँ जमा होंगे। सब ने इस बात में सर हिला दिया। गार के कोने में रखी हुई तीनों पेटियां खोल ली गईं। उनमें एमोनिशन भरा हुआ था। फैज अली मुजाहिदीन में एमोनिशन और दस्ती बम तकसीम करने लगा। कमांडर रशीद ने एक बेल्ट मेरी कमर पर बांध दिया। उसने पहले एक सब मशीन गन उठाई और मुझे उसके इस्तेमाल का तरीका समझाने लगा। सब मशीन गन मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। फिर वो एक दस्ती बम उठाकर मुझे समझाने लगा, तुम्हारा हाथ इस पतरी के ऊपर होना चाहिए। उसने हैंड ग्रेनेड पर ऊपर से नीचे की तरफ लगी हुई एक फुलादी पतरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। ये पिन खींचने के बाद गिरफ्त ढीली हुई तो बम तुम्हारे हाथ में ही फट जाएगा, वो तुम्हारे पर खचे उड़ जाएंगे। वो सही पिन और बम फेंकने का तरीका समझाने लगा। मुझे 2 ग्रेनेड दे दिए गए थे जो मैंने बेल्ट के हुक्कों में उड़स लिए थे। सब मशीन गन लोड थी। 4 फाजल मैगजीन भी मुझे दे दिए गए। मुजाहिदीन रवानगी के लिए तैयार हो गए। सबसे आखिर में गार से निकलने वाले मुजाहिदीन ने स्पिरिट लैंप बुझा दिया था। मैं जितनी देर तक गार में बैठा रहा उन मुजाहिदीन की शक्लें देखता रहा। कमांडर फैज अली की उम्र 30-32 के लगभग रही होगी, जबकि दूसरों में से किसी की उम्र भी 24-25 साल से ज्यादा नहीं थी। एक लड़का मेरा तकरीबन हम उम्र था। वो मेरे साथ साथ चल रहा था और मैं भी उससे कुछ बेतकल्लुफ हो गया। वो 2 साल से छापामार कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा था और मुझे अपने पिछले कारनामों के बारे में बता रहा था। रास्ता बहुत ही कठिन और दुश्वार था। हम तकरीबन 3 घंटे तक चलते रहे। फासला अगरचे ज्यादा नहीं था, लेकिन हम पहाड़ियों में तवील चक्कर काटते हुए चल रहे थे और मिलाकर उसी जगह पहुंच गए जो कमांडर फैज अली ने फौजी काफिले पर हमले के लिए मुंतखब की थी। किसी काफिले को घेरने के लिए ये वाकई ही बहुत आइडियल और लाजवाब जगह थी। वो तंग सा रास्ता तकरीबन 150 गज तवील था। कमांडर रशीद और फैज अली कुछ देर तक उस रास्ते उसके गिरदोनवा का जायजा लेते रहे। फिर कमांडर रशीद मुजाहिदीन को मुख्तलिफ जगहों पर तैनात करने लगा। कुछ मुजाहिदीन को सड़क के दूसरी तरफ भेज दिया गया था। 2 लड़कों को रास्ते के इख्तिताम पर बरसाती नाले के पुल के दोनों तरफ तैनात कर दिया गया था, जबकि 2 मुजाहिदीन रास्ते के दूसरी तरफ पोजीशनें संभाल ली थी ताकि वापसी का रास्ता भी मसदूद किया जा सके। रास्ते को पूरी तरह घेरे में ले लिया गया था। काफिले के उस रास्ते में दाखिल होने के बाद किसी के जिंदा बच निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तमाम मुजाहिदीन को सख्ती से यह हदायत कर दी गई थी कि जब तक कमांडर रशीद सिग्नल ना दे कोई भी फायर ना खोले। मैं कमांडर रशीद के साथ था। हमने बैठने के लिए सड़क से तकरीबन 8 फुट ऊपर पत्थरों में ऐसी जगह मुंतखब की थी कि अगर सड़क पर से किसी गाड़ी के हेडलैम्प की रोशनी भी पड़ जाती तो हम नजरों में नहीं आ सकते थे। हमारे चारों तरफ गहरी तारीकी और सन्नाटा था। कमांडर रशीद थोड़ी थोड़ी देर बाद उचक कर सड़क की तरफ देख लेता था। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया और पुल पर किसी गाड़ी के इंजन की बदम सी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। कमांडर रशीद ने भी ये आवाज सुन ली थी। वो एक बार फिर उचक कर सड़क की तरफ देखने लगा। वो एक से ज्यादा गाड़ियों की आवाजें थी जो कभी तो करीब आती हुई महसूस होती और कभी हवा के दोष पर बहुत दूर चली जाती और फिर बहुत दूर मुतहर्रिक रोशनियां दिखाई देने लगी। उस तरफ सड़क गालिबन बल खाती हुई, जिसकी वजह से रोशनियों के जाविये भी बार बार बदल रहे थे। मैं पोजीशन लेकर बैठ गया और सब मशीन गन का सेफ्टी केज हटा दिया। वो रोशनियां बतदरीज करीब आती जा रही थी। उस वक्त मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी थी। सिनसनी की लहरें पूरे बदन पर बरकी रो की तरह दौड़ रही थी। राइफल पर मेरी गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। कमांडर रशीद ने मेरी तरफ देखा, मेरा कंधा थपथपाया और मुझसे चंद गज दूर चला गया। रोशनियां करीब आती जा रही थी और फिर ये काफिले का पहला ट्रक रास्ते में दाखिल हो गया। पिछले ट्रक के हेडलैम्प्स की रोशनी में एक ट्रक पर सवार भारतीय फौजी साफ नजर आ रहे थे। एक लाइट मशीन गन ट्रक के सामने के रुख पर नस्ब थी और एक दाएं और एक बाईं तरफ।
गनमैन मुस्तैद खड़े थे, बाकी फौजी भी सब मशीन गने संभाले चाको चुबंद नजर आ रहे थे। पिछले 4 ट्रकों पर तरपाले पड़ी हुई थी, सबसे आखिर वाले ट्रक पर भी उसी तरह चारों तरफ लाइट मशीन गन्ने फिट थी। पहला ट्रक रास्ते की इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था कि आखिरी ट्रक भी उसी रास्ते में दाखिल हो गया। उसके साथ ही कमांडर रशीद की चिंगाड़ती हुई आवाज फिजा में गूंजी, फायर। फिजा एकदम फायरिंग और धमाकों की आवाज से गूंज उठी। कानवाई के ट्रकों पर चारों तरफ से आग बरसने लगी। बरसाती दायरे के पुल के साथ तैनात मुजाहिदीन की फायरिंग से काफिले के अगले ट्रक के टायर धमाकों से फट गए। वो ट्रक लड़खड़ाया और पीछे आने वाले ट्रक एक दूसरे से टकराने लगे। हमारी तरफ से अचानक फायरिंग शुरू होते ही ट्रकों के ड्राइवर गड़बड़ा गए थे। ट्रक बेकाबू होकर एक दूसरे से टकराने लगे तो ट्रकों पर सवार फौजी भी इस अचानक उस्ताद पर बदहवास हो गए। मुजाहिदीन की तरफ से इस किस्म की कोई कार्रवाई उनके लिए गैर मुतवक्को नहीं रही होगी। वो यकीनन बहुत मोहतात थे, मगर हमारा ये हमला इस कदर अचानक था कि उन्हें फौरी तौर पर संभलने का मौका ही ना मिल सका। और जब वो संभले तो उनके कई साथी जहन्नम रसीद हो चुके थे। मैं सीने के बल लेटा हुआ था, राइफल पर मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैंने ट्राई कर दबा दिया, तड़तड़ाहट की आवाज मेरे कानों के करीब गूंजती चली गई। मेरी राइफल से निकलने वाले अंगारे ट्रकों की तरफ लपक रहे थे। एक ट्रक का ड्राइवर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। मैंने राइफल का रुख उस तरफ मोड़ दिया। कई गोलियां उसके जिस्म में बेबूस हो गई थी। वो ट्रक के खुले हुए दरवाजे से कलाबादी खाता हुआ नीचे गिरा और खाको खून में लौटने लगा। वो मेरा पहला शिकार था। इस पहली कामयाबी पर मेरा दिल खुशी से बिलियों उछलने लगा। ट्रक पर नस्ब मशीन गन भी अब लड़खड़ा रही थी। कई गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजरती हुई चट्टान में लग रही थी। पत्थर के टुकड़े उड़ उड़ कर मेरे ऊपर गिर रहे थे। कमांडर रशीद फायरिंग करता हुआ मुझसे कई गज दूर निकल गया था। मैं अपनी जगह पर जमा हुआ था। भारतीय फौजी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। एक गनर ने मेरी पोजीशन का अंदाजा लगाकर अपनी गन का रुख उस तरफ मोड़ दिया और लातादाद गोलियां मेरे पास बड़े पत्थरों पर लगने लगी। पत्थर का एक उड़ता हुआ टुकड़ा बाएं कंधे से जरा नीचे मेरे बाजू पर लगा। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। राइफल मेरे हाथ से छूट गई। मैंने उस हाथ से अपना जख्मी बाजू थाम लिया। पहले तो मैं समझा कि गोली लगी है, लेकिन अगर गोली लगती तो मेरा बाजू हरकत करने के काबिल ना रहता। गोलियां अब भी मेरी चारों तरफ बरस रही थी। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। दिल की धड़कनें काबू से बाहर हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उठकर यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मैं ये जानता था कि अगर उठकर भागने की कोशिश की तो मेरा जिस्म गोलियों से छिलनी हो जाएगा। मैंने चारों तरफ देखा, हर तरफ फिजा में अंगारे से नाचते हुए नजर आ रहे थे। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। मैंने कमांडर रशीद को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने एक बार फिर कदरे जोर से पुकारा। मेरी आवाज हलक में अटकी हुई सी लगती थी, लेकिन इस दफा मुझे मायूसी नहीं हुई थी। कमांडर रशीद की चीखती हुई आवाज चंद गज के फासले से सुनाई दी। ठहरो, रिट्रीट, वो चीखते हुए कह रहा था। पीछे हटते जाओ, ऊपर जाने की कोशिश करो। मैंने राइफल संभाल ली और रेंगता हुआ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। अब मुझे पता चला था कि जंग का महाज क्या होता है और हमारे मुजाहिदीन किस तरह अपनी जिंदगियां दांव पर लगाकर आजादी की जंग लड़ रहे हैं। अब मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि आजादी किस तरह हासिल की जाती है। उसके लिए खून बहाना पड़ता है, नस्लें कुर्बान करनी पड़ती हैं। मैं सीने के बल रेंगता हुआ पत्थरों की आड़ में तकरीबन 10 गज पीछे चला गया। अब आगे ऐसी जगह थी कि खड़े होना जरूरी था, और जैसे ही मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, एक गोली सनसनाती हुई मेरे कान के करीब से गुजर गई। मैं एकदम नीचे गिर गया। मेरा दिल खजां रसीदा पत्ते की तरह कांपने लगा था। मौत मुझसे चंद इंच के फासले से गुजर गई थी, लेकिन अब भी मैं महफूज नहीं था। दफातन एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ।